बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है अब्दुर्राफ़ी हनफ़ी और आप देख रहे हैं DARH शो। हमारे साथ आज हमारे जो गेस्ट हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनका ताल्लुक रियल एस्टेट से है, उनका ताल्लुक कस्टम्स से है, उनका ताल्लुक फ्रेट फॉरवर्डिंग से है और उनका ताल्लुक NGO से है। वो ग्लोबल बिजनेस नेटवर्क फोरम का भी हिस्सा है और डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस फोरम्स का हिस्सा है और काफ़ी सारी NGOs में रेगुलरली पार्टिसिपेट करते हैं। यूथ के लिए भी काफ़ी काम कर रहे हैं। तो अब हम वेलकम करते हैं अपने शो में सैयद ताहिर रहीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ताहिर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। खैरियत से हैं, ठीक है। ताहिर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम योर करियर फ्रॉम शिपिंग, देन कस्टम्स, देन रियल एस्टेट, कैसी रही है 25-30 साल की आपकी जर्नी? जर्नी राफ़ी अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी रही और बहुत इनिशियल स्टेज से इस काम को सारा मैंने स्टार्ट किया। कमोबेश 25 ईयर्स मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में इस हवाले से हो गया कि मैं अपना बिज़नेस कर रहा हूँ। तकरीबन 99 में मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था। उससे पहले मैं जॉब्स करता रहा, मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर में रहा, कंप्यूटर फील्ड में रहा, शिपिंग में और डिफरेंट फील्ड्स के अंदर मैंने अपना काम किया। और उसके बाद फिर 99 में मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। सबसे पहला जो मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया वो था फ्रेंड शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स। और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा बिज़नेस मेरा चला। उसके बाद थोड़ा टाइम मैंने अपना और गुज़ारा। तकरीबन फिर 10 साल के बाद कमोबेश मैंने अपनी एक और कंपनी लॉन्च की, अल सैयद इंटरनेशनल, जो मेरी कस्टम एजेंसी की कंपनी है मेरी। मैंने वो कंपनी अपनी लॉन्च किया क्योंकि मुझे ज़रूरत महसूस हो रही थी कि शायद मुझे मज़ीद आगे बढ़ना है। अमूमी अमूमी तौर पे लोग बस एक काम करते हैं और वहीं आकर के अपने आप को रोक देते हैं फिर वो, लेकिन शायद वो मेरे अंदर वो चीज़ मौजूद नहीं है। मैं कुछ नया से नया करना चाहता हूँ। वक़्त के साथ चेंजेस अपने अंदर लाना चाहता हूँ मैं। तो फिर 2009 में मैंने एक और ही कंपनी अपनी खोली, अल सैयद इंटरनेशनल के नाम से। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसका कस्टम का मेंबर भी हूँ। पाकिस्तान कस्टम का मैं मेंबर हूँ। कराची कस्टम से जो मेरी मेंबरशिप इसमें मौजूद है। इसके अलावा ऑल पाकिस्तान कस्टम एसोसिएशन का भी मैं अपना मेंबर हूँ मैं इस वक़्त अभी। अच्छा, इसके अलावा फिर ये 2 फील्ड सिमिलर चल रही थी। उसके बाद फिर मैं सोचा कि यार कुछ चेंज और होना चाहिए। तो उस चेंजेस को फिर मद्देनज़र रखते हुए मैं आगे फिर प्रॉपर्टी की तरफ। ये कौन से सन की बात है? ये मैंने स्टार्ट किया 2012 में। 2012 में मैंने अपनी प्रॉपर्टी के बिज़नेस को स्टार्ट किया फिर मैंने। और अल्हम्दुलिल्लाह 2012 के बाद से अब आपके मैं सामने मौजूद हूँ। और इसी दरमियान फिर मुझे महसूस हुआ कि शायद मुझे कुछ और करना चाहिए। तो उस करने के अंदर फिर मैं देख रहा था यहाँ पर लोग बाहर मुल्कों में जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से ओवरसीज़ में लोग जा रहे हैं, जॉब के हवाले से, लोग नौकरी के हवाले से जा रहे हैं सब अभी। लेकिन कोई ना कोई फ्रॉड उनके साथ हो रहा है कहीं पर, कोई ना कोई फ्रॉड उनके साथ हो रहा है इस वक़्त। तो मैंने सोचा कि अब क्यों ना कुछ ऐसा काम करूँ जिससे कम से कम लोगों को फ्रॉड ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने इस फील्ड के साथ भी एक काम स्टार्ट किया, सैयद प्रोफेशनल सर्विसेज़ प्रोवाइडर। सही, जो कि एक रिक्रूटमेंट कंपनी है। एग्ज़ैक्टली रिक्रूटमेंट कंपनी है वाली। अब मैं इसके ऊपर भी काम कर रहा हूँ। ओवरसीज रिक्रूटमेंट। ओवरसीज़ रिक्रूटमेंट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। मैं इस पर डोमेस्टिक पे काम नहीं कर रहा मैं काम कर रहा हूँ ओवरसीज़ के ऊपर। यानी कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर जाएंगे रोजगार की खातिर, ये अल सैयद जो सर्विसेज है जी, जो अभी आपने नाम बताया रिक्रूटमेंट, जी, ये जो है उनको फैसिलिटेट करेगी। जैसे किसी को दुबई जाना है, जी, कनाडा जाना है, जी, जर्मनी जाना है, जी, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली, तो इसमें फैसिलिटेट करेगी। एग्ज़ैक्टली ऐसा होगा। जी, तो आज हमारा देखिए, आपकी डाइवर्स बैकग्राउंड है। एग्ज़ैक्टली। आपसे शिपिंग पे बात कर सकते हैं, रियल एस्टेट पे बात कर सकते हैं, सोशल वर्क पे बात कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे बात कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर मैं आपसे बात करूँगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रियल एस्टेट। ठीक है। अच्छा ताहिर भाई, ये बताएं कि रियल एस्टेट में सबसे पहले तो ये चीज़ ये कि आपका जो इतना एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट का, हमारी ऑडियंस को खासतौर पे आप ये गाइड करें कि अगर कोई बिल्डर का प्रोजेक्ट आता है तो वो उसके अंदर क्या डॉक्यूमेंट्स देखें, क्या कुछ देखें कि उसके अंदर वो प्लॉट पे पैसा लगाएं या फ्लैट पे पैसा लगाएं या बैंगलोस पे पैसा लगाएं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमारी ऑडियंस को। राफ़ी, हमारी ऑडियंस, हमारी आवाम, हमारे दोस्त बड़े मासूम हैं असल में। ठीक, मासूम है सेंस में कह रहा हूँ
कि यहाँ उनको किसी ने कहा जी 5,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट है, वो भागते हैं उसके पीछे पीछे। किसी ने कहा जी 10,000 की इंस्टॉलमेंट है, उसके पीछे पीछे भागते हैं। वो इस चीज को नहीं देखते कि हाँ जी अगर 5,000 10,000 अगर की अगर कोई इन्वेस्टमेंट अगर हो रही हो वट एवर, सही अमाउंट कम है, नो डाउट अमाउंट कम है, ठीक है, और लोग इसको इजी होकर के पे कर भी देते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि भाई सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप उस बिल्डर का बैकग्राउंड क्या है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जी अरे उसने कोई प्रोजेक्ट डिलीवर किया अब तक, ठीक है, जो भी बिल्डर आता है वो पहली बार आता है, उसके बाद वो 10 प्रोजेक्ट आगे लेकर के आता है। उस बंदे का बैकग्राउंड क्या है जो उसका मालिक है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। आप जस्ट इन्वेस्टमेंट ना देंगे जी, आप देखिए 5,000 तो आप महीना उसको पे कर रहे हैं, 10,000 आप उसको महीना पे कर रहे हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट उससे पहले आप उसको डाउन पेमेंट कर चुके हैं। आपने उसको बुकिंग के पैसे दिए, आपने कंफर्मेशन दिया, आपने उसका लोकेशन दिया, आपने 3 हेड्स उसको आपने पे किए, उसके बाद आपकी जाके इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होती है, सही। उससे पहले आप जो चेक करते हैं मेरे भाई, आप उससे चेक कीजिए जो प्रोजेक्ट को लेकर के आया, आया उसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, उसकी ऑल एनओसीज कंप्लीट है, अगर कंप्लीट है आया फेक तो नहीं है, आप उसको वेरीफाई कराइए। डिपार्टमेंट एग्जैक्टली, आप डिपार्टमेंट में जाइए, आप आबाद में जाइए, डिपार्टमेंट रिलेटेड डिपार्टमेंट में जाइए, आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जाइए, सही है, आप उनको वेरीफाई कराइए। क्या ये हर बंदे का हक है? बिल्कुल हक है। और बिल्डर को नाराज नहीं होना चाहिए इस बात? नाराज होने का बिल्डर के पास, नाराज आपसे सिर्फ वो बिल्डर होगा जो फेक काम करेगा। अच्छा, ठीक है, जो बिल्डर आपके साथ ईमानदारी के साथ काम करेगा और उसके दिल में बात है कि जिसको प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, वो आपको डॉक्यूमेंट देते हुए नहीं घबराता, आपको कभी नहीं रोकेगा कि हाँ जी आप जाके वेरिफिकेशन ना कीजिए। वो कहेगा कि भाईजान ये डॉक्यूमेंट सही, या आप इसको सीन कर लीजिए, आप जाके डॉक्यूमेंट्स को आप जो आपको वेरिफिकेशन करवानी आप देखिए करवा लीजिए। जो फेक काम करेगा डरता से रहिए। देखिए कराची के अंदर बड़े बड़े बिल्डर्स हमारे मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे नाम के साथ मौजूद हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन उन चंद अच्छे नाम करने वाले के अलावा वो कहते हैं ना, वो तलाक की सारी मछलियां गंदी नहीं होती, एक मछली शायद गंदी होती है जो पूरे तलाक को गंदी करती है। तो इसी तरह से चंद लोग हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो आए, लोगों के पैसे हजम किए और फाइल के नाम पे गत्ता दे के चले गए। फाइल के नाम पर चंद पेपर उसमें लगाए और गत्ते के नाम पर 2-2 4-4 5-5 लाख रुपए एक एक बंदे से वो लेकर के रवाना हो गए, जिसके पैसे जो है ना सर कबाड़िया भी ज्यादा उसको आप इकट्ठा करें ना, कबाड़िया भी उसका वजन नहीं करेगा। तो मैं लोगों को यही कहता हूँ कि भाई आप चीज लीजिए, उसको पहले प्रॉपर वेरिफिकेशन करवाइए आप। देखिए अब किसी को 5,000 या 10,000 की इंस्टॉलमेंट भी देने से पहले आप यार किसी कबाड़ी वेरिफिकेशन बिल्कुल करवाइए। देखें 5,000 के आप जो इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं मेरे भाई, उसका अगर आप वैल्यू देखेंगे जाकर के कंप्लीशन टाइम की नहीं, जब आपकी इंस्टॉलमेंट जब आपकी क्लोज करेगी बोल जाकर के, उस टाइम में भी आप लमसम अमाउंट की अगर हम बात करते हैं 15 से 20 लाख की फिगर बढ़ चुकी होती है वाली। आप 5,000 10,000 को ना देखें अभी आप ये देखिए कि जो प्रोजेक्ट आपके पास आया हुआ है, जिसके आप पेमेंट करने जा रहे हैं, उसकी लमसम अमाउंट जो आपको आपको जो उन लोगों ने आपको बुकिंग डिटेल जो आपको दी हुई है, वो 10 लाख की, 15 लाख की, 20 लाख की, 50 लाख की मिनिमम साइड की भी अगर हम बात करते हैं, जो छोटे प्रोजेक्ट हमारे साथ आ रहे हैं M9 वगैरह पे भी अगर बात करते हैं, M10 के ऊपर अगर आप बात करते हैं, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख ये प्रोजेक्ट अभी आपके आ रहे हैं। देखिए ये वर्थ रखता है पैसा आपका। आप सबसे पहले अपने पैसे की वर्थ को समझिए, आप अपनी वर्थ को समझिए। आप दौड़ में भागे नहीं खाली आप, कि जी आप खाली दौड़ में भाग रहे हैं। देखिए ना जमीन निकल रही है, ना कोई जो फ्लैट का प्रोजेक्ट बनाने आया ना वो निकल रहा है, कुछ नहीं निकल रहा, कुछ भी नहीं निकल रहा अभी। स्लोली आप काम कीजिए, उसके बाद आप मुतमईन हो जाते हैं, आप समझते कि नहीं यार ये बिल्डर सही है, इसके डॉक्यूमेंट सही हैं, अब आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। लेकिन उसके बावजूद मॉनिटरिंग कीजिए आप कि उस बिल्डर ने कितना काम कर दिया। अच्छा बाज होता क्या है, बाज लोग अभी 2-3-4 इंस्टॉलमेंट देते हैं। फर्ज कर लीजिए 5 साल का प्रोजेक्ट है, फर्ज कर लीजिए अब आप 2-3-4 इंस्टॉलमेंट के बाद कहते हैं यार ये डेवलपमेंट कितनी हो गई। तो भाई झाड़ी अपनी जगह मौजूद है, अभी झाड़ी हटी नहीं है। आपके 4 इंस्टॉलमेंट के बाद झाड़ियां थोड़ी हटी है। जो बात है बिल्डर ने आपसे 5 साल की बात की है ना, आप कम से कम साल के बाद उसके बाद जाए खड़े हुए, भाई कुछ मूवमेंट हुई नहीं हुई आपकी, एटलीस्ट खड्डा तो लग जाए, कुछ तो होते, खड्डा भी लगेगा आपके, एक साल में खड्डा भी लगेगा, कुछ भी लगेगा, अभी एक साल में कुछ भी लगेगा, टाइम लगता है इसके अंदर। 2 साल के बाद आप जाइए,
तो शायद कुछ चेंजेस आएंगे वहां पर। सही, शायद कुछ चेंजेस आने शुरू हो चुके होंगे। बिल्डर आपको वहां से पता चलना शुरू होता है फिर क्या है, कुछ काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। देखें, किसी भी प्रोजेक्ट की जब प्री लॉन्चिंग होती है, कोई भी प्लॉट ले रहे हो, फर्ज कर लें 25 एकड़ की कोई लैंड है, सही है। प्री लॉन्चिंग जब भी होती है तो उसके आगे सफाई सुथराई सब हो चुकी होती है। वो इलाका को क्लियर करके जाहिर सी बात है बायर्स को बुलवाना है, उसका विजिट्स करवाने हैं उस जगह के। लेकिन आया 6 महीने के बाद वहां क्या पोजीशन है, आप एंड चले जाइए, आप मत कॉल कीजिए बिल्डर को, आप खुद चले जाइए। अच्छा, दूसरी एक चीज और मैं आपको बताऊं, अनुभवी तौर पे क्या होता है कि जी हम जगह को देखते ही नहीं है, हम जगह ही नहीं देखते। हमसे किसी ने बोल दिया जी M9 के ऊपर, अच्छा जी M9 पे कहा जी बैरिया से आ गया, अच्छा बैरिया से आ गया, ओके कितना किलोमीटर, इतना किलोमीटर, ठीक है चलो जी आप 2 लाख का चेक ले लीजिए आप। हमें जगह नहीं पता अभी, हमें ये नहीं पता कि जी वो हमसे ये कह रहा है कि जनाब हम आपको बैरिया से आगे नूरियाबाद पे दे रहे हैं, बस मिसाल है अब आपकी, नूरियाबाद पे आया आपको मेन रोड पे दे रहा है कि 5 किलोमीटर अंदर ही जमीन आपको दे रहा है वो, अभी आपको यही नहीं पता। उसके लिए लाजमी है आप जिसके साथ भी डील कीजिए, देखिए मेरा खुद काम आपको अलसई रियल एस्टेट मार्केटिंग के नाम से मैं खुद काम कर रहा हूँ, सारा कुछ है। आप अगर मेरे पास भी अगर आते हैं, अगर मैं आपको कोई प्रोजेक्ट बोलता हूँ, आप मुझसे पहले बोलिए कि जी विजिट आप मुझे कराइए लोकेशन का, मैं आपको लोकेशन विजिट कराऊंगा। आपके पहले माइंड बैकअप होगा। जब आप कोई चीज लेने जाते हैं ना, जब आप एक कपड़ा भी लेने के जाते हैं, आप क्या करते हैं, ऑनलाइन मंगा के तो धोखा ही मिलता है उम्मीद तौर पर। देखिए ये आपको पता है इस वक्त। देखिए मैं जब कपड़ा लेने जाता हूँ ना जी, तो मैं उसको ये बोलता हूँ दुकानदार को कि भाई मैं पहले इसका ड्रेस बनाऊंगा जी, पहनूंगा, अगर मुझे अच्छा लगा तो पैसे दूंगा वरना नहीं दूंगा। अच्छा, ऐसे जो शायद आपको मिल जाते हैं, तो भैया हमें तो नहीं मिलता इस तरह के लोग, अब हमें इस तरह के लोग नहीं मिलते हैं। हमसे तो कहते हैं भाई पहले पैसे रखो टेबल के ऊपर। तो देखिए अगर आप कोई भी चीज़ ले जाते हैं, देखिए अगर आप 2 4 5 10 हज़ार का अगर कोई परचेजिंग के लिए भी जाते हैं, किसी कपड़े की परचेज या कोई भी आप परचेजिंग करने जाते हैं, आप उसकी वैल्यूज को चेक करते हैं पहले, सही है। आप जब ग्रोसरी परचेज करने के लिए जाते हैं तो आप उसकी वैल्यू को चेक करते हैं, उसकी ब्रांड्स को आप चेक कर रहे होते हैं, एक्सपायरी आप चेक करते हैं, आप ब्रांड चेक कर रहे होते हैं, आप उसके कंपटीटर्स को आप चेक कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से मेरे भाई आप एक मुस्तकबिल का फैसला करने जा रहे हैं, ठीक है, आप एक अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है। अच्छा, मुस्तकबिल आपका नहीं है, मुस्तकबिल आपका नहीं है, आप ये मत समझिए कि शायद मुस्तकबिल आप अपने मुस्तकबिल का फैसला कर रहे हैं। आप फैसला करना चाह रहे हैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल का, ठीक है। तो आप उनको ऐसी कोई देरपा चीज दे करके जाइए जो खुदा ना खास्ता अगर आप ना रहे, तो बच्चे जब फाइल उठाए ना उसकी एक वैल्यू हो, ये ना हो कि कवारिया भी ना ले। अच्छा, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं, मैं नाम नहीं लूंगा वरना फिर बहुत बड़ी पोटली खुल जाएगी असल में। मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, हाँ, लेकिन उसमें चंद उस वक्त के लोग जो एक जमाने में अच्छा काम कर रहे थे, आज हम लोगों ने जो जमीनें लोगों को हैंडओवर कर दी, जमीन बल्कि हैंडओवर नहीं की है, फाइल सब दे दी हैं। आज 10 10 साल हो चुके हैं, 8 8 साल हो चुके हैं, वहां पर आज भी झाड़ियां मौजूद हैं, पैसे भी लोगों से ले चुके हैं, सारा कुछ हो चुका है। आज से 2 दिन पहले मैं किसी एक जमीन के ऊपर मैं मौजूद था, वहां भी यही हालात हैं। 2016 में पेमेंटें लोगों से लेके फारिग कर चुके हैं, 2016 8 साल गुजर चुके हैं अभी के, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई भी डेवलपमेंट नहीं, सिर्फ झाड़ियां। और एक बहुत बड़ा बिल्डर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ा बिल्डर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन वहां पर कोई डेवलपमेंट आज तक नहीं हो सकी है। इसका रीजन क्या है? बेमानी, नियत का फतूर। जिसकी देखें, मैंने कहा ना जिसकी नियत होगी ना भाई देने की, सही है, वो देगा, वो लॉस नहीं देखेगा, वो अपनी रेपो देखेगा, उसकी रेपो क्या है। और जिसकी नियत में फतूर है ना, उसको सिर्फ इतना पता है कि जी पैसे समेटो और निकलो किसी अगले प्रोजेक्ट के ऊपर, किसी अगले प्रोजेक्ट पे आ जाओ। तो इसलिए आप जब भी प्रोजेक्ट लीजिए, कोई भी फ्लैट लीजिए, कुछ भी लीजिए, ये सोच के लीजिए, ऐसा नहीं कि आज आपको अनाउंसमेंट आज हो चुकी है तो कल खत्म हो जाएगा, कुछ खत्म नहीं होगा। जो चीज आपके नसीब की आपको मिलेगी, लेकिन उसको वेरिफिकेशन लाजमी है। फैंटास्टिक। अच्छा ये तो हो गई बात। अच्छा ये बताएं साहिर भाई कि ये तो डॉक्यूमेंट्स की आपने बात बताई कि सारी एनओसीज देखें, सब वेरिफिकेशन करें, डिपार्टमेंट से पता करें,
सब जगह से बिल्डर की वो देखें, क्रेडिबिलिटी देखें, ये सारी चीज़ें हो गई और माशाल्लाह हमारी ऑडियंस को ये काफ़ी गाइडलाइन भी मिल रही है। अब आप ये बताएँ ताहिर साहब कि पैसा मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक अमाउंट है, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताता हूँ आपको, 10 लाख रुपए, ठीक है? वो मैं बैंक में रखता हूँ, भले कन्वेंशनल में या इस्लामिक पे, तो बैंक मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देता है, ठीक है? अगर वही पैसा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रियल एस्टेट में लगाऊँ, तो बेहतर रहेगा मेरा डिसीजन या बैंक वाला डिसीजन बेहतर रहेगा? अब्दुल्ला फिर देखें, आप थोड़ा-सा शरई उसके बाद आप मेरे साथ बात कीजिए अब आप फिर आकर के। कन्वेंशनल बैंकिंग हो, इस्लामी बैंकिंग हो, कोई सी बैंकिंग हो, ठीक है? लोग शायद मानते होंगे, मैं नहीं मानता। सही है? सूद सूद है। अब इसमें मुझे आप सिंपल सी पहले एक मिसाल आप ये दीजिएगा, मैं अभी आपने जब ज़िक्र कर दिया बैंक के हवाले से भी, आप ये बात बताइए कि कन्वेंशनल बैंकिंग तो चलें, खुला छूट सूद है, खुला सूद है ये तो, सही है? अब हम बात करते हैं आपसे इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर। इस्लामिक बैंकिंग मेरे भाई जब आपको एक गाड़ी देता है, सही है? बातें तो सारी करता है। क्या जनाब 20 लाख की गाड़ी आप हमसे बुक करा लीजिए, सब कुछ कर लीजिए। खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट अगर हो गया, तो हम उस टाइम के आपसे रेंट नहीं लेंगे। वो आपको रेंटल बेस पे बात करता है आपके साथ वो। लेकिन भाई वो भी जो आपको 20 लाख के 45 लाख चार्ज भी तो करता है फिर वो। 20 लाख के 45 लाख चार्ज कर रहा है ना वो आपसे। सूद कहाँ नहीं है मुझे आप ये बता दीजिए। कन्वेंशन में आ जाइए, इस्लामी बैंकिंग में आ जाइए। मैं ज़ाती तौर पे मुतमईन नहीं हूँ, ना मेरा किसी के साथ कोई इख्तिलाफ है। किसी के साथ मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं है। मुमकिन है इन लोगों को ये समझ आता हो, लेकिन मैं ज़ाती हैसियत में अगर मैं बात करता हूँ अपनी, मुझे समझ में नहीं आता। सही? एक चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अभी आपने बात की, आपके पास एक अमाउंट है जिसको आप अगर प्रॉपर्टी में लगाना चाहते हैं, सही है? आप मुझे ये बताइए कि बैंक जो है आपको क्या परसेंटेज दे रहा है इस वक़्त अभी? इस वक्त का काइबोर मेरे ख्याल से 14% चल रहा है। नहीं, मेरे ख्याल से कम है इसको। हम 40 पे कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक। हम 40 पे कैलकुलेट करते हैं। चलें, आपने 10 लाख बहुत कम बोला है। हाँ, हम 25 लाख पे बात करते हैं। ठीक है। ठीक है? 25 लाख पे अगर आप देते हैं कितना 14% है? 14% 14% प 3.5 लाख रुपए हो गए आपके साल के, साल के जो आपको बैंक दे रहा है इस वक़्त अभी। बैंक दे। ठीक है? अब 25 लाख में मेरे भाई अगर आप एक प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, छोटी-सी मिसाल है, आप एक प्रॉपर्टी परचेज़ कीजिए 25 लाख रुपए की। आप उसको दे दीजिए रेंट पर। 25 लाख की प्रॉपर्टी मेरे भाई अगर आप रेंट पे देते हैं, आपको मिलता है, फ़र्ज़ कर लें कि आपको 18,000 मिल गया रेंट उसका, कम कर देते हैं, 15,000 कर देते हैं। सही है? मंथली 15,000 आप कर दीजिए। मल्टीप्लाई बाई 12, 1,80,000 रुपए आपका रेंट आ रहा है। अच्छा, ठीक है? एक चीज़, ये आपने बोला 1,80,000 रुपए, आपको रेंट आ रहा है ये। ये कहाँ से आ रहा है? ये आपका रेंटल इनकम जो आपकी, रेंटल इनकम ये आपकी रेंटल इनकम है अब आपकी। प्रॉपर्टी से। ये प्रॉपर्टी से अब आपको आ रहा है। अच्छा, उसके बाद अब आपने 1 साल इसको रखा, अब आप इसकी वैल्यू जब आपने जो 25 लाख में लिया था अब आपने, ठीक है? वैल्यू तो इंक्रीज़ करेगी ना, ऐसा तो नहीं है कि वैल्यू इंक्रीज़ नहीं करेगी। चलिए हम इसको 1 लाख रुपए बढ़ा देते हैं कि यार जब हम 1 साल के बाद बेचेंगे ना, तो शायद हमें 1 लाख, 1.5 लाख रुपए में ऊपर मिल ही जाएगा इसका। एप्रिसिएशन जिसको हम वैल्यू एप्रिसिएशन जो अब आपकी होनी है। 1 लाख आपका अगर बजट भाईजान हो गया तकरीबन 2,80,000 रुपया। वहाँ आपका था 3 लाख, कितना है? 3 लाख? 25,000। 3,25,000 रुपए। डिफरेंस कितना है का आपका? 45,000 रुपए का अप्रॉक्स अगर हम बात करते हैं, या ये भी पॉसिबल है, आने वाले 1 साल के बाद आपकी एप्रिसिएशन ऐसी हो जाए कि आप बैंकिंग वैल्यू को अब आप क्रॉस कर चुके हो। मैं एज़ अ इन्वेस्टर काम करता हूँ, मुझे पता है। मैं एज़ अ इन्वेस्टर प्रॉपर्टी के अंदर काम करता हूँ, मुझे पता है। सम टाइम वैल्यूज़ ऐसे इंक्रीज़ करती हैं कि हाँ जी, अभी मैंने चीज़ ली है और 6 महीने बाद उसकी वैल्यू कहीं से कहीं जा चुकी है। कोई ऐसा वाकया है, हुआ है आपके साथ? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। मैंने इन्वेस्टमेंट जो मैंने किया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी एप्रिशिएट हुई? बहुत अच्छी अनएक्सपेक्टेड, आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा? कहीं ज़्यादा, सिर्फ़ ज़्यादा नहीं, कहीं ज़्यादा, कहीं ज़्यादा। कहीं ज़्यादा। वो आप हमारी ऑडियंस को बताएँ ताकि उनको पता चले कि रियल एस्टेट में कैसे। देखिए रियल एस्टेट में बड़ा आसान, मैंने कहा ना, रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है? हमारे पास बहुत से लोग हैं जिनके 25 लाख, 30 लाख रुपए लोग बैंकों में डाल करके एक गैर शरई काम कर रहे हैं। मैं इसको गैर शरई काम ही कहूँगा और उसके अलावा शायद मैं कोई दूसरा इसका नाम दे ही नहीं सकता। अल्लाह और उसके रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ खुली जंग है बेसिकली अल्लाह ने जंग है ये। तो आप सूद से बाहर निकलिए। देखें क्या होगा
आपका नफा शायद कम हो सकता महीने का, पॉसिबल है और यकीनन होना कम है, लेकिन आप एक इस्लामी मुमलिकत में हैं, मुसलमान हैं, तो बैसियत मुसलमान हमें जेब नहीं देता कि हम इस रकम से अपने घर को चलाएं, अपने बच्चों की किफालत हम करें। तो बेहतर है कि हम इस चीज से बाहर निकलें। आप एक छोटी प्रॉपर्टी ले लीजिए, अब आपके देखें, अब आपके जितनी इन्वेस्टमेंट, आपके पास 50 लाख की इन्वेस्टमेंट है, डेफिनेटली उसका आपको रिटर्न वैसे ही आना है। फिर 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, डेफिनेटली उसका रिटर्न आपको वैसे ही आना है। देखिए आने वाले वक्त में बैंक के रेट भी कम होंगे। अभी ऐसा नहीं, बैंक पहले 21-22% पे चल रही थी, हाँ, अभी बैंक का रेट आपका और कम हो चुका है और आने वाले वक्त में ये मजीद कम होगा। उसकी लॉजिक क्या है? गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसीज है। देखिए आपका रेट आपका इतना ज्यादा बुक कर चुका था इस वक्त, अभी आपकी तमाम इंडस्ट्री बैठ चुकी थी आपकी। और सबसे पहले जब आपको बैंक ने आपको इतना परसेंटेज देना शुरू किया तो लोगों ने अपने जो प्रॉपर्टीज थी उसको सेल किया, गोल्ड सेल किया और सेल करके शेयर सेल किए अपने मुख्तलिफ जगहों के, और लोगों ने लगा दी बैंकों के अंदर और वहां से बैठ करके सूद खाते रहे। अब जब बैंक ने वहां से उसको रिवाइज की फिगर आपकी, जब फिगर आपकी रिवाइज हुई है, अब लोगों को होश आना शुरू हुआ है। देखिए वो एक आदत पड़ चुकी थी ना, लोगों की एक आदत हो चुकी थी, यार चलो यार इतना पैसा हमारा आ रहा है इस वक्त। अभी जब बैंक ने उसको रिवाइज किया तो लोग, अच्छा मैं ये बताऊं, बहुत से लोग अब आना चाह रहे हैं इस तरफ, लोगों शायद अब होश आ रहा है शायद कि चलो यार हम शरई लिहाज से बात नहीं कर रहा, लोग शरई लिहाज पे नहीं आ रहे हैं। उनको सिर्फ ये खबर आ चुकी है ये 1 डिजिट में जाएगा, ये 1 डिजिट में भी जाएगा, कब जाएगा नहीं पता, कब जाएगा नहीं पता, लेकिन जाएगा। तो लोग अब बैंकों से पैसे निकालने के भी आ रहे हैं इस वक्त। अभी तो लोगों को मशवरा भाई यही है मेरा कि इन्वेस्टमेंट को वहां से आप प्रॉपर्टी की तरफ लेकर के आइए, किसी अच्छे एजेंट को ढूंढिए, किसी अच्छे प्रोजेक्ट को ढूंढिए, वहां पैसा इन्वेस्ट कीजिए, रेंट पे दीजिए, प्रॉपर एग्रीमेंट कीजिए और सुकून से बैठ के आप रेंट के ऊपर काम कीजिए अपना। देखिए बहुत से लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं लोग काम नहीं कर रहे, बहुत से लोग काम कर रहे हैं। आप हलाल रोजी को पढ़ाइए ना, आप हराम पे क्यों काम कर रहे हैं? अच्छा ताहिर साहब, ये एक तो हो गया रेंटल इनकम, सही है। अच्छा मैंने सुना है लोग फ्लिप भी करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे 1 करोड़ रुपए का उसने फार्म हाउस लिया। अब मेरे ख्याल से कराची में आ जाता होगा 1 करोड़ का फार्म हाउस, जो कि या इससे ज्यादा का होता है कि आप बताएं। नहीं, फार्म हाउस है बेसिकली। देखिए फार्म हाउस की पहले अब आपने फार्म हाउस का जिक्र किया है, आपका ताल्लुक है क्या फार्म हाउस से? बिल्कुल फार्म हाउस से ताल्लुक है। अल सईद फार्म हाउस के नाम से मैं खुद भी काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, गडाब में। और देखिए फार्म हाउस में पहले इसको समझिएगा, फार्म हाउस की डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ी सी पेचीदा है। लोगों को असल में, मैंने कहा ना भी आपको, मैंने शुरू में कहा था हमारी मासूम आवाम, मैं मासूम हवा। मासूम आवाम मैंने कही थी अभी आपको। देखिए हमारे आवाम को पता ही नहीं है, बस उसको इतना पता है जी 10 लाख का फार्म मिल गया, 5 लाख का फार्म मिल गया। अच्छा फिर वो एक जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है ना, जो आपकी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ अटैच है आपकी, जो आपकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है, जो जेन्युइन आपका फार्म 2 है, जब उससे अगर हम बात करते हैं जनाब 1000 गज की जमीन हम आपको देंगे 1 करोड़ रुपए की, वो कंपेयर करता है गोटाबाद की जमीन के साथ, वो कंपेयर करता है गोटाबाद की जमीन के साथ। गोटाबाद की जमीन और आपकी जो फार्म 2 की जमीन है, दोनों डिफरेंट जमीन है आपकी, तो प्राइस का भी फर्क, बिल्कुल फर्क है। मैं दे रहा हूँ गोटाबाद की जमीन में, अभी आपको दे रहा हूँ मैं 8 लाख रुपए की 1000 गज, मैं आपको दे रहा हूँ 8 लाख रुपए की 1000 गज, ठीक है। वही अब आप आ जाइए, आपको अगर फार्म 2 की प्रॉपर जमीन अगर आपको मिलेगी, सही है, सर्वे लैंड सर्वे नंबर के साथ अगर आपको मिलेगी, उसका रेट डेफिनेटली चेंज है आपका। 75 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ से कम की जमीन नहीं मिलेगी फिर आपको वाली। और अगर मैं बोलूँ कि बना बनाया मुझे फार्म हाउस मिल जाए 1000 गज का, देखिए वो तो अब आपकी अपनी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है ना, आप चाहते क्या है। प्रॉपर। देखिए देखिए वो हो गया वेरी टू वाला है। देखिए फार्म 2 में सबसे पहले आप उसकी लैंड वैल्यू कॉस्ट कर लीजिए, हाँ, सबसे पहले आप लैंड वैल्यू कॉस्ट करेंगे ना पे आप। अच्छा अब उसके बाद आपको ये चाहता है कि जी आपको बना बनाया मिल जाए। देखिए बने बनाए में अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन के ऊपर। अब आप कंस्ट्रक्शन किस तरह की चाहते हैं? आरसीसी के कंस्ट्रक्शन के रेट अलग है, प्रीकास्ट के रेट अलग है। अच्छा फार्म 2 में नॉर्मल जो सॉरी फार्म हाउस पे जो लोग अमन काम करते हैं, लोग प्रीकास्ट के छत के ऊपर भी काम करते हैं, सही है, लोग आरसीसी के ऊपर भी काम करते हैं। अच्छा अब उसमें आप बनाना क्या चाहते हैं? देखिए फार्म हाउस में क्या होता है ताहिर भाई, वो तो आपको पता है ना, फार्म हाउस में एक स्विमिंग पूल होता है, प्ले एरिया होता है, कुछ जानवर पाले हुए होते हैं। असल में मैं ये चीज आपसे समझना चाह रहा हूँ भाई कि
मैंने ये सुना है कि फार्म हाउस इज अ वेरी गुड मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल है। मतलब अगर एक शख्स अपना पैसा इन्वेस्ट करके एक फार्म हाउस की जमीन लेता है, वहां पे कंस्ट्रक्शन कराता है और कल को वो एज अ बिजनेस उसको वहां पे रेंट आउट करता है, तो मैंने सुना है कि एक सर्टेन ऐसा टाइम आ जाता है कि पूरी उसकी इन्वेस्टमेंट बाहर आ चुकी होती है। बिल्कुल होता है। देखिए अभी आपका वेदर जो है, अभी आपका ठंडा है, ठीक है? ठीक है। लेकिन इस वेदर के हवाले से अगर हम बात करें, तो दौरे हाजिर के अंदर कवाली का सिलसिला चल रहा है, जी। ठीक है? तो कवाली नाइट एग्जैक्टली, जो अच्छे फार्म हाउसेस बने वहां पर कवाली नाइट चल रही है। सही। सही। तो नॉर्मली जो सीजन का जो टाइम होता है, एक फार्म हाउस जो आपको अमूमन जून जुलाई, तो आप भूल जाइए, ये सारे बुक होते हैं वाले, ठीक है? उस सीजन के अंदर भी आपको जो नॉर्मल फार्म हाउस है, जो अगर हम बात करते हैं तकरीबन अगर 1 एकड़ के ऊपर भी बना हुआ है, इनफैक्ट वो 1 एकड़ पे पूरा नहीं बना हुआ, बाउंड्री 1 एकड़ की हो गई आपकी, 1 एकड़ की आपकी बाउंड्री लग जाती है, उसके बाद वही आपके 2-3 कमरे हो जाते हैं, ठीक है? स्विमिंग पूल बन गया बच्चों का, बॉलों का, वो तकरीबन 40 से 45-50 हज़ार रुपए में आपको एक नॉर्मल फार्म हाउस मिलता है सब। तभी ऐसे ही है ना? आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए। अभी बताया आप। 50 हज़ार से आप 40 हज़ार से कैलकुलेट करते नहीं करते, 50 हज़ार से इसको सही है। मल्टीप्लाई 60 डेज, 24 लाख रुपए, 24 लाख रुपए 2 महीने के। 2 महीने के 60 डेज तो मैंने बात की भी आपके साथ। और ये मैंने कम अमाउंट आपको बता रहा हूँ, अमाउंट भी आपको मैं बहुत कम बताया इसमें। तभी बहुत ही नॉमिनल। नॉमिनल रेट है, जो बहुत कोई हाई फाई फार्म हाउस नहीं होगा। सही। ये नॉमिनल फार्म हाउस, एवरेज एवरेज। एवरेज फार्म हाउस होते हैं। सही। हाई फाई फार्म हाउसेज नहीं है, जो नॉर्मल से। हाँ, अगर आप हाई फाई की बात करेंगे तो उनके रेट बहुत ज्यादा है। वो कितने होते हैं? हो जाएंगे 70 हज़ार, 80 हज़ार, 75 हज़ार। अच्छा। बिल्कुल है फार्म हाउसेज, 1 लाख में भी मिलेंगे आपको फार्म हाउसेज। और लोग लेते हैं? लेते हैं बिल्कुल। तो क्या ऐसा नहीं रहता है कि पूरी पूरी शादियां फार्म हाउस में हो रही हैं? बिल्कुल होती है, मैंने खुद अटेंड की भी शादी। अच्छा। बिल्कुल मैंने अटेंड की हुई शादी फार्म हाउसेज के अंदर, गेटअप के अंदर। जबरदस्त। बिल्कुल अटेंड की हुई मैंने। इसका मतलब लोन का खर्चा बच जाता होगा लोगों का। नहीं, लोन का खर्चा नहीं बचता है। देखें, खर्चा इनफैक्ट नहीं बचता, खर्चा बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। अब बढ़ता कैसे मेरे भाई? आप जब किसी बैंक्वेट में जब आप शादी करते हैं, सही है, तो आपको किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती है। वहाँ सिर्फ टेंशन के अलावा कुछ नहीं होता है। फार्म हाउस में टेंशन के अलावा कुछ नहीं होता है। उसकी वजह ये कि लोकेशन बहुत दूर की होती है, सही है? चीज़ें वहाँ तक पहुँचाना, उसको मेंटेन करना, चीज़ों को मैनेज करना, वो एक मुश्किल मरहला होता है। तो कॉस्ट बढ़ जाती है। कॉस्ट बढ़ती है। हाँ, लेकिन नो डाउट कि वहाँ का जो एक माहौल होता है, जो वेदर एक होता है वहाँ का, और पीसफुल जिसको मैं कह सकता हूँ, सही है? जिसको लोग एन्जॉय करते हैं, डेफ़िनेटली लोग तभी वहाँ जाते हैं। और मैंने जो वहाँ शादियाँ ऐसे फार्म हाउसेज़ में जब मैंने शादियों पर मैं गया हुआ हूँ, कव्वालियों पे मैं गया हुआ हूँ, दीगर फंक्शंस में मैं गया हुआ हूँ फार्म हाउसेज़ के ऊपर, पर्सनली मैंने एन्जॉय किया। उस लम्हे को एन्जॉय किया, उस वेदर को मैंने एन्जॉय किया, जो यहाँ शायद हमें बैंक्वेट्स में नहीं मिलता। तो ये बिल्कुल सिंपल सा है सोचिए। फार्म हाउस का बिज़नेस बहुत अच्छा एक बिज़नेस है। लेकिन देखें, हर बिज़नेस के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। फिर इस हवाले से अगर आप बात करते हैं मुझसे, अब आप आगे ह्यूज इन्वेस्टमेंट की तरफ आप मुझसे बात कर रहे हैं, हाँ। ठीक है? ये बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप एक छोटा-सा एक 1000 गज़ का भी एक नॉर्मल सा फार्म हाउस भी अगर आप लेते हैं प्रीकास्ट के ऊपर, आप पर्सल पर्सल पे हम बात कर लेते हैं। अगर आप पर्सल पे भी अगर आप बनाने खड़े होते हैं, तो उसको भी ज़मीन के अलावा गोठाबाद की ज़मीन की भी अगर मैं बात करूँ, उसको बना करके भी आप जो छोटा-सा 2 कमरे आपने डाल दिए, 35-40 लाख में आप उतरते हैं आकर के। ये नॉर्मल सी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर आप मज़ीद किसी अच्छे फार्म हाउस की तरफ जाते हैं, उसका खर्चा कम से कम आप 1 करोड़ रुपए रख लीजिए अपने ज़हन के अंदर। मतलब जैसी इन्वेस्टमेंट वैसा रिटर्न। देखिए, जैसा गुड़ वैसे मिठास। ओ हो। क्या क्या है, क्या क्या। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ताहिर साहब, ये बताएं कि पिछले काफ़ी अरसे से हमारी रियल एस्टेट की जो पोजीशन है इंडस्ट्री की, वो काफ़ी मसले में आई हुई है पाकिस्तान की। आपकी क्या प्रेडिक्शन है कि कब आप इसको बेहतरी की तरफ होते हुए देख रहे हैं? राफ़ी, देखिए इसमें एक्सपेक्टेड जो हमें है, ठीक है ना? ग्रेजुअली कुछ चेंजेस आ रही हैं अभी। मार्केट में जो अभी हम देख रहे हैं, जो नज़र इस वक़्त दौड़ाई जा रही है, चेंजेस आ रही है। कुछ नए प्रोजेक्ट और अच्छे बिल्डर लेकर के आ रहे हैं, नो डाउट। अच्छे बड़े बिल्डर्स, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा। अच्छे बड़े बिल्डर्स अच्छे प्रोजेक्ट्स लेकर के आ रहे हैं। इट्स बीन कि कुछ हिलजुल है मार्केट में, और एक्सपेक्टेड ये कि फ़ेब के एंड तक एक्सपेक्टेड है हमें, बट आई एम नॉट श्योर कि शायद कोई बेहतरी आ जाए शायद। कुछ ट्रांज़ैक्शंस आपकी बढ़ेंगी अब, अच्छा। ठीक है?
रियल एस्टेट में चेंजेस आएंगे, और मैं समझता हूँ कि उसको आना चाहिए। देखिए, आपका नेबर कंट्री अगर हम दुबई की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पर हर आदमी बड़े पुरसकून अंदाज में पैसे लगाता है। क्यों लगाता है? सिक्योर, सिक्योर। हम कराची के अंदर अगर हम बात करते हैं, कराची हम डेफिनेटली कराची की बात करें, मैं कराची की बात करूँ, मैं किसी बात की मैं बात नहीं करूँगा अभी आप लोगों के साथ। हमारे पास जो भी इन्वेस्टर है ना, वो सब अपने आप को सिक्योर कोई फील नहीं करता, अच्छा। इंक्लूडिंग माई सेल्फ। अगर मैं कहूँ कि यार मुझे कहीं पर इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं पहले 100 बार सोचता हूँ कि यार कहाँ करूँ, अब कहाँ ना करूँ मैं इस वक्त अभी। सही। ठीक है? तो आपके आपके पास 2 नंबर ही इतनी ज़्यादा है ना हमारे पास, कि लोगों को आप ये समझिए कि खून के आंसू रुला दिए बिल्डर्स ने, 2 नंबर बिल्डर्स ने। खून के लोग आंसू रो पड़े हैं। लोगों ने अपनी जमा पूंजी बेचारों ने दे करके, औरतों ने घरों के ज़ेवर बेचे, सारा कुछ किया कि शायद उनकी कोई ज़मीन हो जाए, छत बन जाए। छत बन जाए। अच्छा, मेरी 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 अब्दुल्ला पे बड़ी ख्वाहिश है मेरी, ज़िंदगी ने अगर मौका दिया, ज़िंदगी ने अगर मौका दिया, जिंदगी ने अगर वफ़ा की मौका दिया, तो इंशाअल्लाह ताला मैं एक ऐसा काम करूँगा, जिससे कम से कम जो मेरी ख्वाहिश है, जो मैं चाहता हूँ कि हर इंसान का अपना एक घर होना चाहिए यार। अरे कैसी बात कर दी आप। कब तक किराए के घर में रहोगे यार? अपना घर करो, छोटा करो यार, 60 गज़ का कर लो यार। उसके लिए करना क्या है, ज़मीन लो पहले, सबसे पहले। किसी ऐसे बिल्डर से, किसी ऐसी एजेंसी से जो आपको मुतमईन कर सके तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ, जो आपको फेस कर सके, जिसके शटर ऐसा ना हो कि आप जब जाओ 10 चक्कर, उसके शटर बंद हो हर वक़्त, ऐसा ना हो। आप जब जिसको फ़ोन करके जाओ, आपको मिले ऑफ़िस के अंदर, वो आपको मुतमईन कर सके। देखें, प्रोजेक्ट का डिले होना ये चले जाता। ये समझ में आता है, इट्स ओके। इसमें हमें नहीं कि अगर किसी बिल्डर ने 5 साल बोला, उसे 6 साल में दे दिया, कोई इश्यू नहीं है, डज़न्ट मैटर। 6 साल में दे दो यार, अगला आस लगा के बैठा हुआ है। आप डेवलपमेंट कंप्लीट कर दो यार उसकी, अगले की आस लगी हुई है कि यार मैंने इतने पैसे दे दिए, कम से कम मैं बाउंड्री लगा के 2 कमरे तो डाल दूँ अपने यार। मैं किराए की ज़िंदगी से बाहर हूँ, अपने बच्चों को कम से कम उनके घर तक तो पहुँचा दूँ। लोगों की आस है। तो आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं बिल्डर्स को बड़ी एक रिक्वेस्ट भी करूँगा कि खुदा के वास्ते लोगों के जज़्बात से ना खेलें। ये आहें जो है ना भाई, ये बहुत तकलीफ देती हैं फिर, दिन दुनिया दोनों जगह पर। मतलब गरीबों की बद्दुआ नहीं लो। ना लो, किसी के ना लो यार, गरीब हो के अमीर हो यार। देखें, पैसा गरीब का है, पैसा अमीर का भी है। मतलब ऐसा नहीं कि यार वो अमीर है तो शायद वो पैसा गड्ढा कहीं से अपना उसने खोद लिया है, ऐसा नहीं है ना यार। गरीब है और अमीर है, पैसा दोनों का है भाई। तो किसी का पैसा बर्बाद। बर्बाद ना करो यार, अपने चंद पैसों के लिए, अपनी फैमिली को अय्याशी कराने के लिए लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद ना करो। देखिए, ज़िंदगी कब तक है हमें नहीं पता भाई। मुमकिन है मैं आपसे बात करूँ, अगला लम्हा मेरा है कि नहीं मुझे नहीं पता। इसीलिए दुनिया में ऐसे काम करके जाओ कि लोग दुआएं करें आपकी। फलाही काम करके जाओ यार, लोगों को जो चीज़ कहो उसको डिलीवर कर दो, हम्म। टाइमली डिलीवर कर दो लोगों को। चलें ताहिर भाई, अब आगे बढ़ते हैं। मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है, जी। ताहिर भाई ये बताएं कि जैसे हम दुनिया में देख रहे हैं कि अमेरिका को देखें, कनाडा को देखें, कैसे ग्रोइंग कंट्रीज जो हैं वो रियल एस्टेट में क्या-क्या कर रही हैं। अब मैंने सुना है ऐसे भी बिल्डर्स आ गए हैं पाकिस्तान में, जो कि गूगल और कौन-कौन सी अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हैं कि मतलब ताली बजाओ तो लाइट्स ऑफ, ताली बजाओ तो लाइट्स ऑन। आप क्या कहते हैं कि ये जो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो कैसा उसको देखते हैं आप? देखिए, तरक्की हासिल करना हमारा पैदाइशी बुनियादी हक है भाई हमारा, सही है। लाज़मी तो नहीं कि हम पसमानदगी की ज़िंदगी सारी उम्र जीते रहें, और मैं बड़ा एप्रिशिएट करूँगा जो बिल्डर्स इस वक़्त ये प्रोजेक्ट आपने जब अभी कहा ताली बजा करके, ठीक है? बिल्कुल प्रोजेक्ट मौजूद है। मैंने पर्सनल विज़िट्स भी मैंने सारे किए हुए हैं मैंने इस वक़्त कभी, और मैं उनको बड़ा एप्रिशिएट करता हूँ कि कम से कम पाकिस्तान में वो इस तरह के इंटरनेशनल फ़ोरम की जो चीज़ें हैं, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जो इस वक़्त काम स्टैंडर्ड हाई स्टैंडर्ड के ऊपर वो लोग चीज़ें लेकर के आ रहे हैं इस वक़्त अभी, सही है? तो मैं डेफ़िनेटली उनको एप्रिशिएट करता हूँ, और मैं चाहूँगा कि हाँ जी, इसी तरह के प्रोजेक्ट्स और भी बिल्डर लेकर के आएँ। ये देखें, ये एक अच्छा इक़दाम है, एक अच्छा इक़दाम है, उसके ऊपर लोग काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि हमें उस स्टैंडर्ड पे आना चाहिए।
देखिए दुनिया कहाँ से कहाँ अब्दुल्ला पे तरक्की करके जा चुकी है। हमारी नेबर कंट्रीज कहाँ से कहाँ ये सब मूव कर चुकी हैं। हम आज तक वहीं अटके हुए हैं। हम वही टैक्सेस में अटके हुए हैं आज तक। हम वही सारे अपने मामलात में अटके हुए हैं। सही है? गरीब मज़ीद गरीब हो रहा है ना इस वक़्त अभी। तो भाई बेहतर ये है कि यार अगर कोई चीज़ आ रही है, अच्छा दूसरी चीज़ क्या है, मज़ीद यार आप तो चीज़ लेकर के आ रहे हो ना, उसकी यार कॉस्ट तो कम से कम करो। कॉस्ट तो कम से कम करो भाई। आप इतनी ह्यूज अमाउंट की आप लोग बातें इस वक़्त अभी कर रहे हैं कि मैं नहीं समझता शायद एक आम इंसान तो खैर ले ही नहीं सकता उसको। आम इंसान तो मेरे भाई 2 कमरे की छत डाल दे ना, इस हालात के अंदर शायद वो बहुत बड़ी बात है उसके लिए। लेकिन फिर भी चले एक एक वो क्लास जो उसको अफ़ोर्ड कर सकती है, कम से कम आप उसको टाइम से चीज़ें डिलीवर कर दो। तो अभी भी ऐसे चंद प्रोजेक्ट हैं, जो बज़ाहिर तो ताली बज चुकी है, लेकिन वो सिर्फ़ तालियों के मॉडल्स तक ही बजी है। तालियाँ उनके मॉडल फ्लैट जो बनते हैं ना, तालियाँ वहीं बजती हैं खाली। उससे आगे की ताली नहीं बज पा रही है। ये आपसे चंद की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ़। सही है, सही है। तो ताहिर भाई मैं यहाँ पे आपसे ये कहूँगा कि आपने जो बातें बताई हैं वो लोगों की, हमारी ऑडियंस के लिए बहुत सीखने का मामलात हैं इसमें, सबक है इसमें। देखिए ऑडियंस, रियल एस्टेट दुनिया, ऑयल एंड गैस के बाद अगर कोई इंडस्ट्री है वो रियल एस्टेट है। और रियल एस्टेट के अगर आप देखें, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो दुनिया में किसी जगह चले जाओ आपको रियल एस्टेट का बिजनेस मिलेगा। आपको चाहिए कि अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करें, बिल्डर की छानबीन करें और अपनी प्रॉपर्टी को एप्रिशिएट करें। ठीक है? मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपने अपने पैसे को, अपनी सरमायाकारी को ऐसी जगह लगाएं कि उसका आपको बेनिफिट मिले और आपकी फैमिली को उसका बेनिफिट मिले। तो मैं यहाँ पे ताहिर साहब का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। ताहिर साहब, आपने अपना टाइम निकाला, शुक्रिया आप नॉलेज निकाली, अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपके आने का अब्दुल लतीफ़। जज़ाकल्लाह खैर। तो यहाँ पे मैं अपनी ऑडियंस को कहूँगा कि आप देख रहे थे DARH शो, और अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अब्दुर्राफ़ी हनफ़ी साइनिंग ऑफ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब की हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर।